हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुधीर ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप सब? होप दैट कि सब सही होगा, है ना। सब लोग हैप्पी होंगे और अपने जो स्टडीज़ हैं वो रेगुलर प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो जी, मुझे ना आप लोगों की काफ़ी बच्चों की क्या है कि रिक्वेस्ट्स आ रही थी। कई लोगों ने डिमांड करी कि जो पीएयू स्कूल का इस बार का फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो उसी के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। फिजिक्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पीएयू स्कूल का, उसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग का था, ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर है। आप लोग को दिखेगा नहीं बाय द वे, क्योंकि ये सब ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने 10th में लाइट एंड रिफ्लेक्शन पढ़ा था, क्वेश्चन पेपर यही है, बट आप लोग को दिखेगा नहीं, सारे अक्षर जो है ऑपोजिट दिखेंगे, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ मैं। आप लोग की स्क्रीन पे बाय द वे ये लीजिए आ गया क्वेश्चन पेपर, देखो। पहला क्वेश्चन है, मून हैज नो एटमोस्फेयर वाई। और दूसरी चीज, इसका जो सॉल्यूशन है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉल्व किया हुआ है मैंने, उस पर मैंने इसका पीडीएफ डाल दिया हुआ है। तो जो भी डाउनलोड करना चाहे वहां से डाउनलोड कर सकता है इजीली। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मून हैज नो एटमोस्फेयर वाई। मून का कोई एटमोस्फेयर नहीं है, क्यों? वहां पे ऐसा क्यों है? उसका दो रीजन है, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखेंगे। पहले लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिफाइन करना है फिर उसको। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज वेरी वेरी लेस, दैट्स वाई द पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द मून मतलब छोड़ जाते हैं, escapes द मून, है ना। और दूसरा जो है escape velocity। तो escape velocity जो है, द वैल्यू ऑफ escape velocity एट द सरफेस ऑफ मून इज वेरी वेरी लेस, दैट्स वाई देयर इज नो एटमोस्फेयर। तो सिंपल सी बात है, देखो, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है और दूसरी escape velocity। दोनों चीज़ें जो है बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पे जो पार्टिकल्स नहीं रुक पाते, वो escape कर जाते हैं और वहाँ पे जो एटमोस्फेयर है वो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज रिलेटेड विद इट्स एस्केप वेलोसिटी। हाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज रिलेटेड विद इट्स एस्केप वेलोसिटी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की, जो रिवॉल्व करता है, वो कैसे एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो इसका रीजन क्या है, देखो, वी नो दैट escape velocity इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gr। आप सबको पता है कि जो escape velocity होती है वो होती है अंडर रूट 2 gr। और दूसरा जो ऑर्बिटल velocity होती है वो अंडर रूट वो होती है अंडर रूट gr, है ना। escape velocity इज इक्वल टू अंडर रूट 2 gr और ऑर्बिटल velocity इज इक्वल टू अंडर रूट gr। तो देखो, यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो escape velocity है, ठीक है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की 2 टाइम है। तो यहाँ पे क्या इसका रिलेशन क्या बनता है कि वी ई यानी कि इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स वी ओ, यानी कि अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये इसका रिलेशन था, यही हमने बताना था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टेनिस बॉल बाउंसेस हायर ऑन हिल्स देन प्लेन्स। कि किस तरह जो टेनिस बॉल है, ठीक है, वो ज़्यादा बाउंस करता है, ज़्यादा ऊपर, ज़्यादा ऊंचा बाउंस करता है हिल्स पे, ना कि प्लेन्स में। इसका रीज़न लिखना है। तो देखो, जो पहाड़ हैं, यहाँ पे भी दो चीज़ें, एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा इसकी वेलोसिटी। तो देखो, जो पहाड़ है, पहाड़ों पे क्या होती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो लेस होती है, कम होती है, ठीक है। जबकि अर्थ की सरफेस में जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ज़्यादा होती है ना। तो इसी करके जो हिल है, हिल पे जो बॉल है वो कम अट्रैक्ट होती है अर्थ की तरफ। मतलब कोई चीज़ ऊपर है, मान लो उसको मैं नीचे खींचूंगा तभी तो नीचे को आ रही है। पर वहाँ पे क्या होता है, पहाड़ में ये जो वैल्यू है नीचे खींचने वाली, यानी कि ग्रेविटी, वो कम होती है। इसीलिए वहाँ पे वो ज़्यादा ऊंचा जा पाती है, क्योंकि वहाँ पे कम खिंचाव होता है, कम। अब मान लो वो आप लोगों ने एयर बैलून देखा है, वो जब ऊपर जाता है, जब तक आप उसको खींचते नहीं नीचे, तब तक वो नीचे नहीं आता। पर जब आप उसको छोड़ते हो तो ऊपर जाता जाता है। तो सेम कंडीशन होती है हिल्स पे, वहाँ पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए जो बॉल है वो ज़्यादा बाउंस करती है, ज़्यादा ऊपर तक जाती है। दैट इज द रीजन। आगे है, वाई डू वी प्रेफर स्टील टू कॉपर फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्प्रिंग। हम जो स्प्रिंग्स हैं उनको बनाने के लिए स्टील ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि कॉपर। क्यों? तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जो वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस है स्टील की, वो ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस होगी उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर के बजाय स्टील को यूज़ करते हैं स्प्रिंग्स बनाने के लिए। तो इसको लिखो, बिकॉज मोर वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस मोर विल बी इलास्टिसिटी, एंड सिंस स्टील हैज़ ग्रेटर यंग मॉडुलस, इट इज दैट्स व्हाई इट इज चूजन। इतना लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अकॉर्डिंग ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, देखो आप लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखी होगी जिसमें प्लास्टिक मटेरियल, वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसमें एक ना लाइन सी बनी होती है। ये क्वेश्चन पेपर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उस पर मैं बता दे रहा हूँ, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। जो क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है उसमें जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, कौन से डक्टाइल, जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं उसमें प्लास्टिक रीजन क्या होता है, कम होता है, उसमें प्लास्टिक रीजन कम होता है, जबकि जो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मेटल्स होते हैं उनका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, इसीलिए वो टूट जाते हैं। जो ब्रिटल वाले होंगे ना वो कुछ ऐसे कर्व बनेगी, ऐसे मतलब टूट ऐसे आगे ये मान लीजिए प्लास्टिक रीजन है और यहीं ऐसे जाके फोल्ड होगी। लेकिन जो डक्टाइल होंगे वो मान लो ऐसे करके ऐसे, मतलब उसका ऐसे करके कहीं वो ऐसे, मतलब ऐसे टूटा हुआ ऐसा कर्व सी नहीं बनेगी, वो ऐसे कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ऐसे सी कर्व कर्व ऐसी ऐसी कर्व बनेगी। तो इसीलिए क्या होता है, इसी से पता लगता है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द कर्व विच रीचेज जीरो एग्जैक्टली आफ्टर यील्ड पॉइंट, मतलब यील्ड पॉइंट पहुंच रही है, यील्ड पॉइंट है मान लो, यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल ऐसे मुड़ जा रही है, तो वो क्या होंगे, वो वाले ब्रिटल होंगे। विच रीचेज जीरो एग्जैक्टली आफ्टर यील्ड पॉइंट इज ब्रिटल वाइल द कर्व विच फॉर्म्स फ्लैट सर्फेस, और जो फ्लैट सर्फेस ऐसे बना रही है, फ्लैट सर्फेस बना रही है, वो क्या है, डक्टाइल है नेचर में। आगे है व्हाट इज यूज एंड कूलेंट बाय, वाटर जो है एज ए कूलेंट यूज होता है क्यों? तो वाटर इज यूज एंड कूलेंट बिकॉज वाटर बिकम्स हॉट बाय गेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो वाटर है वो कूलेंट इसलिए यूज होता है क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जब इसको मिलती है, जब इसको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है तो क्या होता है, इसकी हाई हीट कैपेसिटी के कारण जो वाटर है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। और हाई हीट कैपेसिटी जो है उसका मतलब क्या है कि वाटर जो है ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए जो हॉट हॉट मतलब हॉट गर्म गर्मी लेने के लिए क्या करेगा, हाई हीट कैपेसिटी है, तो इसीलिए बाकी किसी और लिक्विड के मुकाबले जो है जल्दी वाटर गर्म होता है, इसीलिए कहते हैं कि वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट। ठीक है, आगे राइट नेचर ऑफ लिक्विड व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज जीरो। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होगा तो क्या होगा नेचर लिक्विड्स का? तो उस टाइम पे जब एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होगा तो जो नेचर होगा वो क्या होगा, सेमी स्पेरिकल होगा, सेमी स्पेरिकल, यानी कि कर्व टाइप होगा, ये कर्व टाइप। और जब क्या होता है जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तब उस समय पे होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स मतलब कि स्फेरिकल होता है। ठीक है, आगे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैनॉट बी 100% वाई, जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की वो 100% क्यों नहीं हो सकती? तो वेरी वेरी इजी है ये। देखिए जो एफिशिएंसी है हीट इंजन की वो इसलिए 100% नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे देखो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और अगर 100% एफिशिएंट यानी कि एन 100% चाहिए, इसका मतलब है कि 1 होना चाहिए, और अगर 1 चाहिए तो इसका मतलब है Q2 जो है 0 होना चाहिए, तभी Q2 अपॉन Q1 जो है 0 होगा, तो 1 माइनस 0 1 होगा, तभी 100% हो जाएगा। जबकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि Q2 क्या होता है, वो हमारे एटमोस्फियर का टेम्परेचर होता है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एटमोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो 0, क्योंकि कोई भी मशीन कोई भी सिस्टम अगर काम करेगा तो वो हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करेगा तो एटमॉस्फेयर में जो है हीट रहेगी ही रहेगी, वो जीरो नहीं हो सकती। इसीलिए जो कोई भी सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, बेहद सिंपल है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल टू हीट एंड थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, ठीक है, जो कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज है इंटरनल एनर्जी का वो इक्वल होता है हीट जो ऐड होती है और जितना वर्क डन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी यू यानी कि टोटल इंटरनल डी यू इज इक्वल टू क्यू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। डी क्यू यानी कि टोटल हीट जो लगती है उससे डी क्यू जो हीट लग रही है वो इक्वल होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू टोटल वर्क डन प्लस डी यू यानी कि टोटल इंटरनल एनर्जी। ये है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एन आइडल मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी है मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की। तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है 3n माइनस के। फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n माइनस के। तो मोनोटॉमिक गैस बोल रहा है, मोनोटॉमिक गैस है मतलब कि कोई एक सिंगल एटम होगा, जैसे कि NO ऐसे, तो इसके लिए n क्या होगा, 1 हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 1। और मोनोटॉमिक गैस के लिए n जो होता है वो 0 होता है, डायटोमिक के लिए 1 n जो होता है वो 2 हो जाएगा, और जो k है वो 1 हो जाएगा।
और ट्राई एटॉमिक के लिए के जो है 2 हो जाता है और एन जो है 2 हो जाता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हमने मोनोटॉमिक के लिए, तो 3n माइनस के यूज करो, एन की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है, तो 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 0, यानी कि इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 हो जाएगी। आगे कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp फॉर डायटोमिक गैस इफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv इज 2.5 आर। हमने स्पेसिफिक हीट पता करनी है कांस्टेंट प्रेशर Cp पे डायटोमिक गैस के लिए। अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में Cv जो है वो कितनी है 2.5 आर है और आर की वैल्यू गिवन है, आर इज इक्वल टू 1.985। तो हमें मेयर्स इक्वेशन या मेयर्स रिएक्शन याद है, इट वाज इक्वल टू Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने Cp निकालना है ना, स्पेसिफिक हीट निकालनी है, यानी कि Cp निकालनी है। तो Cp इक्वल टू Cv माइनस Cv इक्वल टू आर है, तो यहाँ से हमने Cp निकालना है, तो इधर R जो है उधर जाके Cp हो जाएगा, Cp इक्वल टू R प्लस Cv हो जाएगा। अब Cv की वैल्यू हमें पता है, Cv इक्वल टू 2.5 आर है, अब R की वैल्यू 1.985 है, तो 2.5 इंटू 1.985 मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आएगा 4.96। तो इसको Cv निकालना, Cp निकालना है, तो Cp इक्वल टू 1.985 यानी कि R प्लस 2.5 आर, तो 2.5 आर की वैल्यू 4.962, तो 1.985 प्लस 4.962 इक्वल टू हो जाएगा, प्लस कर दो दोनों को 6.9475 हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकालना। उसके बाद व्हाट इज एन आइडल गैस, राइट कंडीशन फॉर रियल गैस टू बिहेव एज एन आइडल गैस। आइडल गैस क्या होती है, कंडीशन लिखिए जब रियल गैस जो है आइडियली बिहेव करेगी। तो रियल गैस क्या होती है, एन आइडियल गैस, सॉरी आइडियल गैस क्या होती है, एन आइडियल गैस हैज एन आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ जीरो वॉल्यूम। जो आइडियल गैस होती है उसमें जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है पार्टिकल्स में वो होता नहीं है इसमें। तो यहाँ पे लिखिए देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। और जो एटम और मॉलिक्यूल है आइडियल गैस के, उसमें स्पीड जो होती है वो सेम स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है। तो द एटम और मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस मूव्स एट सेम स्पीड। और रियल गैस बिहेव आइडली हैविंग व्हेन हैविंग हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे आइडियली बिहेव करती हैं, सही है। आगे है डिस्कस चेंज इन फेस व्हेन ए वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रिजिड बॉडी और ए फ्री बॉडी। रिजिड बॉडी और फ्री बॉडी पे जब वेव ट्रैवल करेगी तो फेस चेंज कैसा होगा। तो रिजिड बॉडी पे क्या होगा, जब रिजिड बॉडी होगी तो रिजिड बॉडी में क्या होता है कि फेस चेंज 180 डिग्री होगा, क्योंकि जब रिजिड बॉडी होगी वेव टकराएगी, तो टकराने के बाद ये ऑपोजिट हो जाएगी, वापस आएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से गई यहाँ आ रही है, यानी कि फेस चेंज जो है रिजिड बॉडी में यहाँ तक गई, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब फ्री होगा तो फ्री में क्या होगा, मान लो ये फ्री है ऐसे, तो ये वेव जब जाएगी यहाँ टकराएगी और फिर वो ऑपोजिट आएगी। तो इसलिए यहाँ पे फेस चेंज कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे नो फेस चेंज होगा, वहाँ पे पाई होगा। रिजिड बॉडी में 180 डिग्री और फ्री बॉडी में नो फेस चेंज। डिफाइन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करना है। तो इट इज डिफाइंड एज ए मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो ये इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी से और इसके मीन पोजीशन से। तो जो डायरेक्शन ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स, मान लो ये आपका पेंडुलम है, एक मिनट, ये पेंडुलम है, अब ये पेंडुलम ऐसे जा रहा है, तो ये दोबारा से अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा। तो इसलिए जो ये मतलब अपने मीन पोजीशन की तरफ वापस आता है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज, इसका एक्सेलेरेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी, सॉरी माइनस, हाँ ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी होता है, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो आगे है पार्ट बी है, इसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन। व्हाट इज स्ट्रेन, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में बताएं। तो स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपेरियंस बाय बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। स्ट्रेन क्या है, कोई भी चीज है, मान लो जब कोई चीज, मान लो प्लास्टिक है, अगर कोई प्लास्टिक चीज है तो वो क्या है कि वो डिफॉर्म होती है ना, वापस से अपनी पुरानी शेप में आने की कोशिश करती है। तो स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपेरियंस बाय द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा चेंज भी उसी डायरेक्शन में आता है। तो ये डिवाइड होते हैं अपने इनिशियल डायमेंशन और मतलब पुरानी डायमेंशन और जो नई डायमेंशन आई उससे। मान लो चेंज होने से पहले किसी चीज की लेंथ थी एल और चेंज होने के बाद होगी डेल्टा एल, तो इसकी जो
रेशो होगी वो होगी डेल्टा एल बाई एल। तो इसको सिंपल ये भी लिख सकते हो, स्ट्रेन इज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है उसके बाद, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है शेयरिंग, एक होती है बल्क स्ट्रेन। तो पहली अभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस विद ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ और चेंज लेंथ की डायमेंशन है, रेशो है। तो इट इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी लिख सकते हो या डेल्टा एल बाई एल लिख लो, जो लिखना लिख सकते हैं। आगे शेयरिंग स्ट्रेन है, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस ऑन विच स्ट्रेन इज एक्टिंग टू हाइट टू सरफेस। अब मान लो कोई चीज, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है, मान लो रेशियो है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्फीयर ऑन विच स्ट्रेस इज एक्टिंग, कोई स्फीयर है उस पर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है मान लो, तो उसमें उसके हाइट में क्या आएगा, चेंज आएगा, थीटा में चेंज आएगा, तो ये उसकी रेशियो है, तो उसको लिख सकते हो एल बाई एच। आगे तीसरा बल्क स्ट्रेन, अब बल्क स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी इसको बोल देते हैं। तो इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी। आगे व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट नेसेसरी कंडीशंस फॉर दिस प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, आप सबको पता है, एनी प्रोसेस इन विच नो हीट इज अलाउड टू एक्सचेंज विद सराउंडिंग इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस है जिसमें हीट जो है अलाउ नहीं करती है कि वो एक्सचेंज करे। मान लो आप लोग पास मिल्टन बॉटल होती है जिसमें आप लोग चाय रखते हैं जो गर्म ही रहती है, पानी रखते हैं गर्म ही रहती है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, अब वो देखो अपने सराउंडिंग से कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रही है, ना तो उसके अंदर का प्रेशर कहीं जा रहा है ना हीट जा रही है ना, तो इसलिए ये क्या है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसका कोई सराउंडिंग से कोई लेन देन नहीं है। जैसे कि मिल्टन बॉटल एग्जाम्पल लिख सकते हो। एसेंशियल कंडीशन क्या है कि पहला तो कि जो सिस्टम है वो परफेक्टली क्या होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, कवर होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए सराउंडिंग से। और दूसरा जो प्रोसेस है वो फास्ट होना चाहिए, रैपिडली होना चाहिए, ताकि सिस्टम जो है सफिशिएंट टाइम हो एक्सचेंज ऑफ हीट के लिए सराउंडिंग से, मतलब ना हो, सॉरी, प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट रैपिडली सो दैट सिस्टम हैज सफिशिएंट टाइम टू एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग। ठीक है जी। आगे राइट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या लिखने हैं, पोस्टुलेट लिखने हैं। तो आपको पहले भी लेक्चर ये पहले भी करवाया हुआ है मैंने, थर्मोडायनेमिक, उसमें भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूँ। पार्टिकल इन ए गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, जो पार्टिकल होते हैं इस तरह के उसमें काइनेटिक गैसेस में, यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं मतलब कांस्टेंट मोशन होता है, रैंडम मोशन में चलते हैं सेम स्पीड से। दूसरा जो कंबाइंड वॉल्यूम होता है पार्टिकल का वो नेग्लिजिबल होता है, कंबाइंड वॉल्यूम जो होता है सभी पार्टिकल्स का वो नेग्लिजिबल होता है। तीसरा जो पार्टिकल है उनके बीच में कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता, जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती। तीसरा कॉलिजन, सॉरी फोर्थ, कॉलिजन जो है पार्टिकल्स के बीच में परफेक्टली इलास्टिक होती है, टकराती हैं ऐसे, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। और फिफ्थ, जितने लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं उतनी ही तेजी से वो चलते हैं, उनकी स्पीड होती है, मतलब जितनी लाइट पार्टिकल्स होंगे उनकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी हैवियर मॉलिक्यूल से। आगे है 17th क्वेश्चन, स्टेट सुपरपोजिशन लॉ ऑफ वेव्स, गिव एक्सप्लेनेशन ऑन फॉर्मिंग ऑफ स्टैंडिंग एंड बीट्स, स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स। तो सुपरपोजिशन लॉ ऑफ वेव क्या है पहले वो सुनिए। इट स्टेट दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप इन स्पेस देन दैट रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस। देखिए ये सुपरपोजिशन लॉ ऑफ वेव क्या कहता है, मान लीजिए दो वेव हैं, ये दो वेव हैं, ठीक है, ये दो वेव्स जो हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ये यूं कुछ ओवरलैप करेंगी, मान लो ये वेव है, ये इस तरह ओवरलैप करेंगी। अब ये दोनों जब ओवरलैप करेंगी तो क्या होगा कि इनके जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस है इन दोनों की रिजल्टेंट यानी कि दोनों की जो नेट डिस्टर्बेंस है वो इक्वल होगी अलजेब्रिक सम के इंडिविजुअल डिफरेंस के। मान लीजिए ये दो दो वेव्स हैं, सुपरपोजिशन हो रही है इन दो वेव्स की, ये दोनों वेव्स हैं मान लो, ठीक है, ये दोनों मान लो वेव है। अब ये दोनों वेव जो है इनका जो इंडिविजुअल यानी कि एक ये वेव है एक ये वेव है, इन दोनों वेव की जो क्या है, इन दोनों की जो अपनी अपनी दोनों की डिस्टर्बेंस है, मान लो इसकी और इसकी दोनों को जो डिस्टर्बेंस है इन दोनों को अगर प्लस करें तो दोनों वेव की डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव की डिस्टर्बेंस के बराबर आएगा। और या तो अगर दोनों की इकट्ठे अगर हम निकालें तो वो भी इक्वल होगी, तो इसी को सुपरपोजिशन लॉ ऑफ वेव कहते हैं। अब दूसरा स्टैंडिंग वेव पूछा है, एक बीट्स पूछा है। तो स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं फॉर्म होती हैं जब दो वेव्स क्या करती हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। Standing waves are formed by superposition of two traveling waves of same frequency and traveling in opposite direction. दूसरी चीज बीट्स है। तो बीट्स क्या है, बीट्स इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना प्रोड्यूस्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब बीट्स जो है दो वेव्स के इंटरफेरेंस के कारण बनती हैं, जिसमें
थोड़ी सी डिफरेंस होनी चाहिए, लगभग 10 यूनिट तक, 10 हर्ट्ज तक का इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए, तभी कोई जो वेव है वो बीट्स बनाती है, अदरवाइज नहीं बना सकती। और ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए। मान लो ये दो वेव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जानी चाहिए, और ये थोड़ा आगे पीछे होनी चाहिए, इनमें 10 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये बीट्स बना पाती है। आगे है, एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल्स फास्ट इन वार्म देन इन कोल्ड। कह रहा है कि क्यों जो साउंड है वो फास्ट ट्रेवल करती है गर्म हवा में कोल्ड हवा की बजाय। तो देखो, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। हमें पता है कि जो स्पीड है साउंड की वो किस पे, टेम्परेचर पे, इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। तो जो साउंड वेव ट्रेवल करती है स्लोली डेंसर मीडियम में, क्योंकि इसमें क्या है कि मोर एनर्जी जो है लगती है मॉलिक्यूल्स को चलाने में। मान लो कोई घनी चीज है, अब उसमें आप लोग, अब मान लो आप लोग कपड़े सिलते हो, अब कपड़े जब सिलते हो तो जब कोई मोटा कपड़ा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब वहाँ पे सुई से उसको आप लोग करते हो तो ज्यादा प्रेशर आप लोग को लगता है ना, ज्यादा आपका फोर्स लगता है। लेकिन जब कोई हल्का कपड़ा होता है उसको इजिली आप लोग डाल देते हो ना। तो यही डिफरेंस है कि जब कोल्डर रीजन होता है तो वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहाँ पे पार्टिकल्स जो है उनको मूव करवाने में थोड़ी सी ज्यादा पावर लगेगी, जिससे कि प्रोसेस स्लो होगा। लेकिन जब कोई गर्म हवा है तो वहाँ पे क्या है, वो हल्की होती है और वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, तो वहाँ पे जब पार्टिकल्स का मूव कराना होगा इजीली और फास्ट स्पीड से हो पाएगा। इसीलिए जो साउंड वेव है वो फास्ट ट्रेवल करती है कोल्ड हॉट एयर में, कोल्ड एयर की बजाय। सही है। उसके बाद है, शो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद डेप्थ। तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ में, होता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको 1 नंबर डाल लेना, ठीक है। उसके बाद एक, अर्थ की डेंसिटी मान लो क्या है, रो है, तो डेंसिटी जो सॉरी अर्थ की जो डेंसिटी है उसमें रो होती है, तो रो, अब देखो मास कितना होगा अर्थ का, वो होता है एम इक्वल टू, मास क्या होती है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास मान लीजिए अर्थ का, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है। अब वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम 4.3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो ले लो, तो 4.3 पाई आर क्यूब रो हो जाएगा। इसको दूसरा नंबर इक्वेशन डाल लो। अभी ये दोनों को क्या करोगे, देखो जी जो आया आपके पास वो क्या आ गया, अब देखो यहाँ पे लिखो आप लोग जी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एम से एम कट जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे आप लोग, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो आप लोग के पास एम से एम कट जाएगा, बचेगा क्या, जी आर स्क्वायर 4.3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो बच गया क्या, 4.3 पाई आर क्यूब वगैरह सब कटने के बाद दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों का सिंपल बचेगा 4.3 पाई जी आर रो, ये बचेगा। अभी उसके बाद क्या करना है, डेप्थ डी जो है हमने ले लेनी है कि डेप्थ डी नीचे हो रही है, यानी कि आर माइनस डी कर लेना, जहां भी आर है उसकी जगह आर माइनस डी पुट कर दो। तो जी डैश जो है वो क्या आ जाएगा, 4.3 पाई जी आर की जगह पे आर माइनस डी इंटू रो, ये तीसरी क्वेश्चन होगी। अभी जो जी डी आया है और जी आया है इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि जी डी क्या आया जिसमें मतलब डेप्थ चेंज हुई, तो वो आ जाएगा आर माइनस डी अपॉन, मतलब दोनों से डिवाइड कर दोगे दोनों इक्वेशन को, तो आप लोग पास फिर बचेगा जी डी अपॉन जी, जब करोगे तो आएगा आर माइनस डी अपॉन आर। तो आर माइनस डी अपॉन आर का जब एलसीएम निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर। तो यहाँ से आप लोग जी जो है इधर ले जाइए, तो जो आपका जी डैश यानी कि नया जो जी आएगा वो आएगा जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये हो जाएगी आपकी चेंज इन डेप्थ। आगे, फाइंड वैल्यू ऑफ एच एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ। हमने वैल्यू ऑफ एच पता करनी है, हाइट सॉरी जी पता करनी है। मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने स्कूल भी जाना है, पर कोई बात नहीं, चलो खत्म करते हैं इसको। फाइंड वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ 400 किलोमीटर अबव सरफेस ऑफ अर्थ। सिंपल है, आर आपको 6400 गिवन है, जी इक्वल टू 9.8 गिवन है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, जी डैश जो है निकाला आप लोगों ने, आर्टिकल वाला आर्टिकल लगाना है इसमें, हाइट लेफ्ट हाइट वाला सॉरी, तो वो क्या था, जी डैश इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये वाला आर्टिकल लगाइए तो आपके पास आएगा 9.8 इंटू 1 माइनस, अब 2h है तो h कितना आया है 400, तो 2 इंटू 400 कितना हो जाएगा 800, 800 बटा r कितना है 6400, तो ऊपर 800 अपॉन 6400 कटिंग करोगे तो 1 अपॉन 8 आएगा, यानी कि 9.8 इंटू इसका सारे का एलसीएम कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 8 माइनस 1 अपॉन 8, कैलकुलेट करके 8.57 आंसर आएगा। सिंपल जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h अपॉन r का फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। आगे, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ उसका क्या करना है, हमने वर्क डन निकालना है ना। हाँ, तो वर्क डन आप लोगों को पता है, वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी। अब वर्क डन इसकी पीडीवी की इंटीग्रेशन करनी है, तो पीडीवी की इंटीग्रेशन करोगे कहाँ से, V1 से V2, क्योंकि देखो कोई अगर वेसल है उसमें अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम मान लीजिए V1 से V2 जा रहा है, तो पीडीवी इज इंटीग्रेशन कर दो V1 से V2। बाकी आप लोग यहाँ देख लेना, या तो ये लीजिए स्क्रीन पे देखिए, पीवी को अब देखो
आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी यहाँ पे एन जो है 1 मोल कंसीडर करिए तो एन तो 1 हो जाएगा, तो पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा। यहाँ से पी निकालेंगे तो आरटी अपॉन वी हो गया, तो इसको सब्स्टिट्यूट करिए पहले ऊपर पीडीवी वाले में जहाँ पे इंटीग्रेशन करनी थी, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आरटी इंटीग्रेशन वी1 से वी2, यहाँ पे अंदर पी की जगह पे आरटी लिखा था वो बाहर आ गया, अंदर बचा डीवी अपॉन वी। अब आरटी बाहर रहेगा, अब डीवी अपॉन वी की जो वो होती है लॉग होता है, लॉग वाला सिस्टम होता है लॉग ई वी टू माइनस लॉग ई वी वन, तो इसको एज इट इज लिखना। उसके बाद आर टी, अब ये जो इंटीग्रेशन है खत्म हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या, लॉग ई बन जाएगा, लॉग ई, क्योंकि लॉग ई वी टू माइनस लॉग ई वी वन जो होता है वो होता है लॉग ई वी टू अपन वी वन। उसके बाद लॉग ई जो है, लॉग ई की वैल्यू होती है 2.303, उसको बाहर निकाली इंटू आर टी। अब लॉग 10 हो जाएगा जब लॉग ई निकालेंगे, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो सॉरी लॉग 10 जो है लॉग 10 ही रहेगा, वैसे होती 1 है उसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा 2.303 इंटू आर टी लॉग आर टी वी टू बाई वी वन भी लिख सकते हो, बस इतना, ये स्क्रीन से देख लीजिए। आगे सपोज 300 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम ऑफ 70 कैलोरी ऑफ हीट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम सिस्टम। मान लीजिए 300 जूल वर्क जो है डन हो रहा है किसी सिस्टम के ऊपर, ऑन ए सिस्टम, सिस्टम के ऊपर, और 70 कैलोरी यानी कि 70 कैलोरी ऑफ हीट जो है एक्सट्रैक्ट हो रही है सिस्टम से मिल रही है। व्हाट आर वैल्यूज ऑफ डी डब्ल्यू डी क्यू एंड डी यू विद प्रॉपर साइन। डी डब्ल्यू डी क्यू और डी यू की प्रॉपर साइन में लिखनी है। देखो बेहद इजी सा था, बताओ क्या था इसमें, कितने मार्क्स का था ये, हाँ 3 या 4 मार्क्स का था, बहुत इजी था। देखो वर्क डन जो हो रहा है वो सिस्टम के ऊपर हो रहा है, और हमने क्या कहा था जब सिस्टम के ऊपर होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखिए वर्क डन ऑन सिस्टम माइनस 300 जूल, कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस 300 लिख देना है। उसके बाद 70 कैलोरी है तो उसको आप लोग ने जूल में कन्वर्ट करना है। अब 70 कैलोरी है तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो 1 कैलोरी होती है वो 4.2 जूल के इक्वल होती है, तो यहाँ पे 70 कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई करो। अब एक्सट्रैक्ट हो रही है सिस्टम से, अब जब सिस्टम से एक्सट्रैक्ट हो रही है तो वहाँ पे फिर से माइनस लग जाएगा, अगर सिस्टम पे होता तो प्लस लगता। तो यहाँ पे सिस्टम पे हो रहा है तो माइनस 70 कैलोरी, तो माइनस 70 इंटू 4.2 तो माइनस 94 जूल आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, डी डब्ल्यू डी क्यू डी यू प्रॉपर, हाँ उसके बाद में आप लोगों ने निकालना है क्या, डी यू निकालना है, टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो आप लोगों के पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो इसको यूज करेंगे आप लोग, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो इसको यूज करके आप लोग के पास आ रहा है माइनस, देखो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है, तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, और सॉरी डी यू निकालना है ना, तो डी यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। तो देखो डी क्यू की वैल्यू है माइनस 294 प्लस 300 इक्वल टू डी यू, माइनस प्लस माइनस यानी कि 6 जूल जो आएगा वो क्या आ जाएगा डी यू, टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, ये था। आगे शो दैट एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई फॉर एस एच एम। हमने शो करना है कि एक्सेलेरेशन जो होता है एसएचएम के लिए वो होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बहुत सिंपल है, देखो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक वेव जो होती है वो होती है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ए साइन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अपने पास सिंपल क्या थी, डिस्प्लेसमेंट वेव थी। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आप लोगों ने पढ़ी थी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या थी एसएचएम के लिए, माइनस ओमेगा ए कॉस ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये थी, ये लिख लिया हमने, ठीक है। आगे एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल क्या था, वो था माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब देखो इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी करना है और कुछ नहीं, तो एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया। अब एपी लिखना है, तो देखो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो क्या है, वो तो वाई है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर और ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह वाई लिख दो, तो एपी एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इस तरह से इसको प्रूव कर देना। उसके बाद हम आ गए हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का हमने डिराइव करना है। तो देखो टाइम पीरियड टी क्या होता है, वो होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मान लीजिए पेंडुलम है, ये यहाँ से जाकर के यहाँ तक आ रहा है, ये इसको एक ऑसिलेशन, ये देखो ये पेंडुलम है, यहाँ से गया ये वापस में पोजीशन पे आया, इतना करने में इसको कितना टाइम लगा, ये होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पहले लिख दो डेफिनेशन, टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय पेंडुलम। टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड बाय पेंडुलम फॉर कंप्लीटिंग वन ऑसिलेशन, सही है। तो देखो यहाँ पे जो आपके पास टी जीरो है या टी नॉट लिख लो, वो क्या है, एम है। ये पेंडुलम था हमारे पास, ठीक है। ये पेंडुलम में मान लो यहाँ पे कौन सा वेट लग रहा है, एम लग रहा है। अब एम लग रहा है, ये देखो ऑपोजिट जा रहा है, यानी कि एक्सेलेरेशन से ऑपोजिट जा रहा है, ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा है, तो माइनस एम लिख ले। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स लग रहा है, अब देखो टेंशन जो है वो एम हो जाएगी, इस पे स्ट्रिंग पे टेंशन एम। अब फोर्स जो है वो माइनस एम क्योंकि देखो ऊपर को जा रहा है।
माइनस एम जी, तो माइनस एम जी हो जाएगा। अब फोर्स जो है माइनस एम जी इंटू थीटा हो रहा है, क्योंकि ये देखो थीटा कवर हो रहा है यहाँ पे, ये मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये कितना थीटा मान लेते हैं, तो जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा माइनस एम जी इंटू थीटा। तो थीटा क्या होता है एक्स अपॉन एल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ, इसकी स्ट्रेंथ जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, और ये स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है, तो फोर्स क्या हो जाएगा माइनस एम जी थीटा, तो माइनस एम जी रहेगा, थीटा की जगह एक्स अपॉन एल, तो माइनस एम जी एक्स अपॉन एल हो जाएगा। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है फोर्स इंटू एक्सेलेरेशन, तो फोर्स इंटू एक्सेलेरेशन जो है, अब देखो फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स तो लग रहा है क्या, फोर्स क्या लग रहा है, एम तो कैंसिल हो जाएगा देखो, ठीक है, एम जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन एल बचेगा, एम एम दोनों तरफ कैंसिल, बचा क्या जी एक्स अपॉन एल, तो ये हो जाएगा माइनस जी एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पे एस एच एम के लिए जो एक्सेलरेशन होता था वो माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर वाई होता था, तो ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट जी बाई एल, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा है, ओमेगा क्या है, ओमेगा भी ऊपर निकाला जी बाई एल, तो यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट टी बाई जी हो जाएगा, टाइम पीरियड हो गया ये, बस इतना सिंपल है। अगर नहीं समझ आता तो ये देखिए, ये आपका क्या है पेंडुलम है, पेंडुलम ये देखो स्ट्रिंग है, यहाँ पे मेन पोजीशन पे ये यहाँ एम लग रहा है, ये जब डिस्प्लेस करता है मान लो ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ से, इसको मान लेते हैं अभी स्ट्रिंग, यहाँ से मान लो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये कितना थीटा है, और यहाँ पे कौन से दो कंपोनेंट काम करेंगे, एक तो एम जी कॉस थीटा, जिधर ये एंगल बनेगा वो एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, तो इन्हीं दोनों को यूज कर लेना, बस आ जाएगा आंसर। रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो माइनस एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और जो स्मॉल थीटा है वो उसको साइन थीटा है, साइन थीटा बनाना, साइन थीटा बहुत छोटा है इसलिए इसको थीटा मान लेते हैं, इस तरह से निकाला। आगे प्रूव बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम प्रूव करना है, तो बर्नौली थ्योरम अगर आप लोगों ने प्रूव करना है तो एक मिनट रुकिए जरा, कैसे बताऊं आपको बर्नौली थ्योरम, अगर बोर्ड होता तो ज़्यादा मज़ा आता है, आप लोग सपोर्ट करिए सिर्फ, ठीक है, जल्दी मेरा फर्स्ट जिस दिन मेरा आगे का कैमरा सॉरी बैक कैमरा स्टार्ट हो गया ना, बैक कैमरा से लाइव स्ट्रीमिंग मेरी जिस दिन स्टार्ट हो गई आप लोगों के सपोर्ट से, उस दिन बल्ले बल्ले हो जानी है, ठीक है, उस दिन से फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप लोगों को समझ ना आए, गारंटी। देखो पहले तो इसके एजम्पशन लेने हैं बर्नौली थ्योरम के, बर्नौली थ्योरम के एजम्पशन क्या है कि इसको प्रूव करने के लिए हमने माना कि जो किसी पाइप से जो वाटर फ्लो हो रहा है तो वो क्या है A1V1 इक्वल टू A2V2 है, दो एंड्स हैं, ये A1V1 ये A2V2, तो दोनों एंड से जो पानी निकल रहा है वो सेम है। तो यहाँ पे लिखिए तीन चीजें अजम्पशन माननी है, द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, दूसरा लिक्विड इज नॉन विस्कस, और तीसरा जो फ्लो है वो स्टेडी एंड वेलोसिटी जो है वो कम है क्रिटिकल वेलोसिटी से। ये तीन चीजें आपने क्या करनी है एजम्पशन माननी है। अब थ्योरम क्या कहती है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इज ए स्टेडी फ्लो थ्रू ए पाइप रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। क्या ये थ्योरम कहती है कि जो टोटल एनर्जी है इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड की वो इक्वल होती है, वो कांस्टेंट रहती है पूरे फ्लो में, पूरे पाइप के फ्लो में, ठीक है, और ये बेस्ड है नो लॉस ऑफ एनर्जी पे, फ्रिक्शन का। तो प्रूव क्या है, यहाँ पे मान लीजिए एक पाइप है जिसके दो एंड्स है ए और बी, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 A2 है, और प्रेशर जो है वो P1 P2 है, हाइट H1 H2 है, ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है। तो यहाँ पे A1V1 इक्वल टू A2V2 है, तो वर्क डन जो होगा यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इसको क्या लिखोगे प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख लोगे, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जब लिखोगे तो नेट वर्क डन होगा जो पर यूनिट में वो होगा हाफ mv², ठीक है, जो वर्क डन होगा वो हाफ mv² होगा, काइनेटिक है ना, तो हाफ mv² यहाँ पे क्या लिखोगे हाफ वेलोसिटी इंटू रो इंटू टू, जो कि इक्वल होगा हाफ रो इंटू सॉरी डेंसिटी इंटू V2, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है वर्क डन। तो अभी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है हाफ mv² होती है, तो हाफ M V1 का स्क्वायर माइनस हाफ M V2 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस लेनी है, एक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का डिफरेंस लेना है, तो हाफ M V1 का स्क्वायर माइनस हाफ V2 का स्क्वायर, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो mgh होती है, तो mgh1 का स्क्वायर माइनस h2 का स्क्वायर। अब प्रेशर एनर्जी वाले में है तो प्रेशर जो है प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी लिखिए, तो P1 अपॉन रो और P2 M अपॉन रो, दोनों को माइनस करेंगे तो P1 माइनस P2 M अपॉन रो आ जाएगा। Now according to work energy theorem, pressure energy equal to sum of kinetic energy and sum of change in kinetic energy plus change in potential energy। तो इसको लिखिए, जो प्रेशर एनर्जी थी वो क्या थी P2 माइनस P1 M अपॉन रो, और दूसरी टाइप में काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 M V2 माइनस का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस mg H2 माइनस H1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अभी देखो P अपॉन रो जो है वो प्रेशर है पर यूनिट मास के लिए, तो यहाँ पे इसको यूज करिए, जब इसको यूज करोगे आप लोग तो यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, जो काइनेटिक इसका सम आएगा तो वो आएगा आपके पास P2
अपॉन इसको फिर लास्ट में जाके आपने रो से इसको सभी को डेंसिटी से सॉरी डिवाइड कर देना है। जब डेंसिटी से सबको डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा P2 प्लस हाफ डेंसिटी V2 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH और इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे आ जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ का आज का इस क्वेश्चन पेपर का। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को प्रूव करना है हमने, स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सॉल्व करना है। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, इट स्टेट दैट व्हेन बॉडी इज इमर्ज्ड होली और पार्शियली इन ए लिक्विड एट रेस्ट इट लूजेस सम ऑफ इट्स वेट। ये कहता है कि जब कोई बॉडी किसी पानी में, देखो बॉल है, बॉल को अगर आप लोग पानी में डालोगे ना, कोई हैवी चीज पानी में डालोगे, तो उसमें जो लिक्विड डिस्प्ले जो जितना उस बॉडी का वेट होगा, मान लो ईंट आप पानी में डालते हो तो उस ईंट का जितना वेट होगा वो उतना ही पानी वहां से डिस्प्लेस कर लेगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। और जो ईंट है वो अपना कुछ वेट जो है लॉस भी कर देगी, कुछ जो ईंट का वेट है वो लॉस भी हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। तो लॉस जो वेट में बॉडी में हो, जो ईंट की वेट में जो लॉस होगा, ठीक है, लिक्विड में डिस्प्लेस करने के बाद, वो इमर्ज्ड पार्ट के बराबर होगा, वो बॉडी के इमर्ज पार्ट के बराबर। मान लो आधी ईंट पानी में घुसी हुई है तो जितना वेट बॉडी क्या कर रही है, जितना वेट ईंट अपना लॉस कर रही है, ठीक है, तो जो बॉडी है वो उतनी ही इमर्ज होगी। ठीक है बस। तो यहाँ पे प्रूफ क्या है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर बॉडी है जिसकी हाइट h है, मास जो है m है, इमर्ज हो रही है लिक्विड में जिसकी डेंसिटी क्या है, रो है। तो इसको वॉल्यूम जो है लिक्विड डिस्प्लेस कर रही है उसको अगर निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो AH लिख लो। अभी एरिया इंटू हाइट है। अब इसको देखो मास जो लिक्विड में डिस्प्लेस हो रहा है तो वो क्या होगा, m इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, अब वॉल्यूम क्या था, मास एक्सेलरेशन, एरिया इंटू हाइट, तो उसको लिखिए V डेंसिटी था तो V डेंसिटी को लिखिए AH डेंसिटी। अभी लिक्विड प्रेशर जो है टॉप ऑफ बॉडी पे, वो टॉप पे, ये आप लोग को ना नोट जो दिए नीचे डिस्क्रिप्शन उसको देखना अच्छे से समझ आ जाएगा। टॉप ऑफ बॉडी में तो वो क्या है, P1 इक्वल टू एक्स रो जी हो जाएगा। एक्स क्या है, डिस्टेंस जितना नीचे आ रहा है, एक्स रो सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी को रो बोलेंगे ना, रो इंटू जी, ये होगा। अब वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रस्ट जो लग रही है, नीचे को जो थ्रस्ट लग रही है वो क्या, F1 मान लेते हैं। तो F1 प्रेशर इंटू एरिया, तो P1 इंटू ए, प्रेशर क्या है, एक्स रो जी एच इंटू ए। अभी जो लिक्विड प्रेशर है बॉटम में, अब नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले में P2 मान लेते हैं। तो P2 क्या होगा, एक्स डिस्प्लेस हुआ और उसकी हाइट कितनी थी, एच थी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये एच है, ये एक्स डिस्प्लेस हुआ, तो एक्स प्लस एच रो जी। वर्टिकल डाउनवर्ड थ्रस्ट क्या हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, P2 है, P2 P की जगह क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच रो जी ए, ये हो जाएगा। अब F2 क्या है, ज्यादा है F1 से, तो यहाँ पे अपवर्ड थ्रस्ट क्या है, नेट अपवर्ड थ्रस्ट क्या होगी, F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1 यहाँ पे क्या आएगा, F2 कितना था, एक्स प्लस एच रो जी ए, इसमें से माइनस कर दो कौन सा, F1 वाला, तो x1 क्या था, एक्स रो जी ए, इनको माइनस करोगे आप लोग पास आंसर आएगा एच रो जी ए, जो कि इक्वल होगा एच ए रो जी, जो कि इक्वल होगा एम जी के। तो यहाँ पे जो वेट है लिक्विड जो डिस्प्लेस हो रहा है वो बॉडी के इक्वल है एम जी के, अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो एम जी है। तो जो ऑब्जर्व्ड वेट होगा वो डब्ल्यू वर्क डन वेट माइनस फोर्स होगा, तो जितना वेट है उसमें से फोर्स माइनस कर दो, यानी कि एम जी माइनस एम जी डैश। तो यहाँ से ऑब्जर्व वेट जो आएगा बॉडी का वो इमर्ज लिक्विड में वो क्या होगा, कम होगा जितना कि ट्रू वेट है बॉडी का, इक्वल ट्रू वेट है जो अमाउंट इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी लिक्विड डिस्प्लेस, जितना मतलब बॉडी डिस्प्लेस कर रही है उतना वेट है जिसका, उतना ही बॉडी इमर्ज हो रही है। ठीक है, तो ये जी था आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, प्री बोर्ड PAU स्कूल लुधियाना का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अगर इसको वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब शेयर कर लेना। जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय बजरंग बली। ठीक है जी, जय भोले शंकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।